मेरा नाम प्रिया है। पापा को तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। इस घर में उनकी बेटियों को नौकर बनाकर रखा जाता था और वो कभी अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी से कुछ कहते ही नहीं थे। हमारे चाचा चाची हमसे प्यार नहीं करते थे और मेरे पापा के सामने ये जताया करते थे कि वो हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। पापा सारा दिन अपने कमरे में नशे में धुत रहते थे। मैंने और मेरी छोटी बहन अदिति ने कई बार पापा से मना किया था कि वो धूम्रपान ना किया करें, मगर पापा मानते ही नहीं थे। वो हर बार नशा करते थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, यहाँ तक कि सिगरेट भी पीते थे। पापा पर हमारी कही हुई एक बात का भी असर नहीं होता था। सुबह सवेरे उठते ही हम दोनों बहनों की ड्यूटी यही होती थी कि उठें और घर के सारे काम में लग जाएं। मेरे लिए ये समय हर रोज़ एक जैसा ही होता था। सुबह जल्दी उठना, अदिति को जगाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, उनकी दवाई देना और फिर जल्दी जल्दी घर के कामों में बिजी हो जाना। मगर आज कुछ अलग था। अदिति आज अपने कमरे से बाहर जाने को मना कर रही थी। वो कह रही थी कि वो आज किचन में जाकर काम भी नहीं करना चाहती। उसने मुझसे कहा था कि दीदी, आज आप खुद ही सारे काम देख लो। मैंने बिस्तर पर लेटी अदिति को झंझोड़ कर कहा कि उठो अदिति, देर हो रही है। मैं अकेले इतने सारे काम नहीं देख सकती। तुम जानती हो कि ये घर कितना बड़ा है और हम दोनों मिलकर ही इसको साफ करते हैं, तब हमें कितना टाइम लग जाता है। अकेले घर के सारे काम करूंगी तो मुझे दिन से रात हो जाएगी, मगर काम खत्म नहीं होगा और फिर चाची भी गुस्सा करेंगी। तुम चाची की आदत को तो जानती हो ना। अदिति ने धीमे से अपना मुंह चादर से बाहर निकाला। उसकी आंखें नींद में डूबी हुई थी। कहने लगी कि दीदी, तुम जाकर काम करो ना, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मेरा आज कुछ भी करने का मन नहीं है। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो कभी ऐसी बात नहीं किया करती थी। वो जानती थी कि इस घर में बहुत काम होते हैं। हमें यहाँ आए हुए पिछले 6 महीने गुजर गए थे और जब से हम लोग यहाँ पर आए थे, वो मेरे साथ मिलकर घर के एक एक काम में हाथ बटाया करती थी। उसे भी पता था कि इस घर के काम अकेला इंसान नहीं कर सकता, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। मेरी बहन हमेशा फुर्तीली रहती थी, मुझसे पहले उठकर किचन में जाया करती थी, तो फिर आज ये सुस्ती क्यों दिखा रही है। मैंने नरमी से उसके माथे पर अपना हाथ रखा और चेक किया कि कहीं उसे बुखार तो नहीं, लेकिन उसका शरीर तो नॉर्मल था। सिर्फ उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी परेशानी में डूबी हुई हो। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अदिति, तुम जानती हो ना कि आज चाची जी का भतीजा आ रहा है और उन्होंने कल रात ही हमसे बोल दिया था कि सुबह जल्दी घर के काम काज में लग जाना। हमें उसके लिए कई वैरायटी का खाना बताया है चाची ने, और अगर हम टाइम से नहीं उठे और सारे काम टाइम से नहीं किया तो फिर तुम चाची जी का गुस्सा अच्छे से जानती हो। हमें इस घर में कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे पापा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हम दोनों में से अगर किसी एक को भी डांट पड़ी तो तकलीफ़ सिर्फ हम दोनों को ही होगी और किसी को नहीं। ये शब्द कहने काफ़ी थे। अदिति फ़ौरन ही उठकर बैठ गई थी, जैसे किसी सपने की तरह जगी हो। वो जानती थी कि इस घर में हम लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ हमारे साथ बेरहमी होती थी। माँ के मरने के बाद हमारे सर पर पिता का साया तो था, मगर वो साया नहीं, एक मुसीबत था जो हर समय हमारे शरीर को रौंदता रहता था। अदिति खामोशी से बिस्तर से उतरी और सुस्त कदमों से बाथरूम की तरफ चली गई। हम दोनों ने जल्दी से पहले अपना हुलिया ठीक किया और फिर उसके बाद हम दोनों ही घर की साफ सफाइयों में लग गए थे। पापा को नाश्ता मैं पहले ही करा चुकी थी। दरअसल ये हमारे चाचा जी का घर था, हमारे सगे चाचा का, पर ये हमारा भी घर था क्योंकि मेरे दादाजी काफ़ी अमीर इंसान थे। ये उनका बहुत बड़ा सा घर था और आज की कीमत के अनुसार ये जितना बड़ा था उससे कई गुना ज़्यादा महंगा घर था। ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी। मेरी मम्मी विदा होकर इस घर में आई थी जब मेरी दादी और दादाजी भी जिंदा थे। मेरी माँ ने दादा दादी की खूब सेवा की थी और फिर कुछ समय के बाद मेरे चाचा जी की भी शादी हुई। चाची इस घर में आई। उन्होंने भी दादा दादी का दिल जीतने के लिए हर तरह से कोशिश की और फिर मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत छोटी थी, अपने दादा दादी की पहली पोती थी, इसलिए सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी माँ और चाची में मनमुटाव रहने लगा। वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती थी और ये छोटे मोटे झगड़े वक्त के साथ साथ बड़े होते गए। दादा दादी मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची को बहुत समझाया करते थे। पहले ये लड़ाई जो औरतों के बीच थी, अब मर्दों के बीच भी आ गई थी। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे थे। मेरी मम्मी का कहना था कि वो इस घर में नहीं रहेंगी, जबकि चाची का कहना था कि वो भी माँ के होते हुए इस घर में नहीं रहना चाहती।
झगड़े भी ज़्यादा किसी बड़ी बातों पर नहीं होते थे, बस वही घरेलू बातें। कभी मेरी मम्मी को लगता था कि वो घर का काम ज़्यादा करती हैं, तो कभी मेरी चाची को लगता था कि वो घर का काम ज़्यादा करती हैं। एक दिन चाची ने मेरी माँ से बदला लेने के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया, जिस पर मेरी मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा था। और फिर उसी दिन मम्मी और पापा अपना सामान पैक करके वो घर छोड़कर दूसरे शहर में आकर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि दूसरे शहर में हम लोग रेंट पर रह रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और ना ही दोनों की पत्नियां एक दूसरे की मौजूदगी में एक ही घर में रहना चाहती थी। हम लोग दूसरे शहर में आकर रहने लगे थे। चाचा और चाची इस घर में रह रहे थे जहाँ पर मेरे दादा दादी रहते थे। जिस पोर्शन में हमारा परिवार रहता था उस पोर्शन को ताला लगा दिया गया था और सुकून पाने के लिए मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहने लगे थे। उधर चाचा चाची को भी अब घर में सुकून मिल गया था। मेरे दादा दादी जो हमेशा यही चाहते थे कि उनके दोनों बेटे एक साथ एक ही घर में रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका था। वक्त गुजरता गया। फिर मेरी छोटी बहन अदिति ने जन्म लिया था और उसके कुछ समय के बाद ही पता चला कि चाची को भी बेटी हुई है। चाची की बेटी होने पर कोई उधर नहीं गया था और हमारे यहाँ अदिति के जन्म पर कोई इधर आया ही नहीं था। दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद पता चला कि दादी की बहुत तबीयत खराब है और दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दादी की मौत पर हम सब लोग अपने पुराने वाले घर आए थे और उसके कुछ समय के बाद ही दादाजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो अकेले रह गए थे। ऊपर से अपने दोनों बेटों के अलग होने का सदमा उन्हें परेशान कर रहा था। हम दोनों बहनें जवान हो गई और तब तक मेरे मम्मी पापा इस रेंट वाले घर में ही रहते रहे। अपने घर में जाने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं, क्योंकि फिर से वही लड़ाई झगड़ा हो जाता। चाचा जी भी मेरे पापा से बहुत बदतमीजी किया करते थे। दोनों भाइयों के दिल एक दूसरे के लिए साफ नहीं थे। वक्त बढ़ता जा रहा था, हम लोग जवान हो गए। फिर कुछ समय के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हमें नहीं पता था कि हम अपने असल घर में कुछ इस तरह से भी जाएंगे। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। हम दोनों बहनें बहुत परेशान रहते थे कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि मम्मी हमेशा उल्टियाँ करती रहती थी। पापा ने उनका बहुत इलाज करवाया मगर कोई भी सफलता हासिल न हो सकी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी मम्मी का लीवर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा था, मगर उन्हें इलाज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। मम्मी काफ़ी समय तक बीमार रही थी। चाचा चाची की तरफ से कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आया था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जिसमें मम्मी ने ज़िंदगी की जंग हार ली और दुनिया से मुंह मोड़ लिया। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मम्मी के मरने के बाद घर बहुत सूना सूना हो गया था। मेरी उम्र 17 साल हो गई थी और अदिति की उम्र 15 साल थी। हम दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं। चाची जी की भी बेटी की उम्र 15 साल की थी और उसका नाम दिशा था। दिशा के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो हमारी कज़िन है, लेकिन हम उससे ज़्यादा मिले नहीं थे, क्योंकि हमारी मम्मी को चाचा चाची या उनकी बेटी से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए हम भी उनसे नहीं मिलते थे। लेकिन अब मम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। मम्मी के जाने के बाद हम दोनों बहनें घर में ज़्यादातर अकेली होती थी और आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। पापा ज़्यादातर काम पर होते थे। उन्हें हमारी फ़िक्र लगी रहती थी कि उनकी बेटियां सारे दिन घर में अकेली होती हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपनी बेटियों को लेकर अपने पुराने घर चले जाएं, जिस घर को उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर कई सालों पहले छोड़ दिया था। अब अपनी बेटियों को लेकर वो वहाँ पर रहने लगेंगे। वैसे भी हमारा पोर्शन वहाँ पर बंद पड़ा हुआ था। हम जब चाहें वहाँ जाकर रह सकते थे और इतनी महंगाई के समय में मेरे पापा के लिए घर का रेंट देना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई सालों से वो इस घर का रेंट देते आ रहे थे, लेकिन पापा ने जाने से पहले हम दोनों बहनों की मर्जी जानना बेहतर समझा। उन्होंने जब हमसे इस बारे में बात की तो हमने भी खुशी खुशी कह दिया कि हाँ पापा, हम अपने उस बड़े वाले घर में जाना चाहेंगे। हम यहाँ आने के लिए बहुत खुश थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ आने के लिए हम जितना खुश हो रहे हैं, यहाँ आने के बाद हमें उतना ही रोना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ आए तो चाचा चाची का हम लोगों को देखकर मूड ऑफ हो गया था। हम ज़्यादातर अपने पोर्शन में रहते थे और पापा सुबह सवेरे काम पर निकल जाते थे। स्कूल से आने के बाद हम दोनों बहनें घर के अंदर ही रहते थे। एक दिन हमने देखा कि पापा और चाचा आपस में बातें कर रहे हैं। ये देखकर हमें खुशी हुई थी कि दोनों भाइयों के दिल में एक दूसरे की जगह बनने लगी है, मगर ये सब क्यों और किस लिए था, ये हम नहीं जानते थे। एक दिन तो चाची भी दिशा को लेकर हमारे पोर्शन में आ गई थी।
और उन्होंने हमसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात की। उन्होंने पापा के सामने कहा कि कई सालों पहले जो लड़ाई झगड़ा हम लोगों के बीच था उसे अब ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत ख्याल आता है कि आपकी दोनों बेटियां घर में अकेली रहती हैं और आप सारा दिन काम पर होते हो। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है कि दोनों बेटियां सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हैं। पहले तो जो हुआ सो हुआ, अब हम लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। चाचा भी पापा से कुछ ऐसा ही कह रहे थे। ये सब सुनकर पापा का दिल नरम पड़ गया। उनको लगा कि वो लोग हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं और इसमें फ़ायदा तो उनका ही है। वो आराम से काम पर जाएंगे तो उनको अपनी बेटियों की फ़िक्र नहीं रहेगी। उनकी बेटियों का ख्याल रखने के लिए उनकी चाची है ना। क्योंकि चाचा ने कुछ इसी तरह के शब्द मेरे पापा के आगे पेश किए थे। बस उस दिन से ही हम लोग एक साथ रहने लगे थे। लेकिन पता नहीं हमारे पापा को क्या हो गया था। जिस दिन से पापा का चाचा जी के साथ मेल मिलाप हुआ था, बस उसी दिन से पापा अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। वो हम लोगों से कहते थे कि अब तुम लोग अलग खाना मत बनाया करो। तुम्हारे चाचा चाची ने कहा है कि हम सब लोगों का खाना अब एक ही जगह बना करेगा, जैसे हम लोग कई साल पहले एक साथ रहा करते थे। हम लोग खुश हो गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब से हम लोगों ने एक साथ खाना बनाना शुरू किया था, चाची और दिशा तो कोई काम करती ही नहीं थी। उन्होंने सारा काम, घर की सारी साफ सफाई, यहाँ तक कि दोनों समय का खाना भी हम दोनों बहनों पर ही डाल दिया था। पहले उनके यहाँ एक नौकरानी काम करने के लिए आई थी, लेकिन जब से हम लोग उनके घर में आए थे, उन्होंने नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था। फिर हमें पता चला कि हमारे पापा तो नशा करने लगे हैं। इस बात ने हमें बहुत परेशान कर दिया था। चाचा जी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों बहनों को बड़ी प्यार की नज़र से देखते थे। मैंने देखा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार तो अदिति से किया करते थे। बस उसी दिन से पापा नशे में पड़े रहते थे और पापा हमसे जैसा कहते हमें वैसा ही करना पड़ता था। अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाती, हम पापा से कहते कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हम अपने घर जाना चाहते हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं, चाची हमसे ढेर सारे काम करवाती है। इस बात पर पापा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे कि तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा कि मैं कोई काम नहीं करता। मेरा छोटा भाई मेरा भी खर्चा उठाता है, तुम लोगों का भी ख्याल करता है, और तुम कहती हो कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना। अब जो भी है जैसा भी है, यही तुम्हारा घर है। कई सालों पहले तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें इस घर को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब किसी के कहने पर भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। चाचा और चाची ने अच्छी तरह से हमारे पापा को अपनी बातों में उलझा लिया था। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस घर में हम दोनों को नौकरानी समझा जाता था। हमारी कोई इज्जत नहीं थी और हमारे पापा को नहीं दिखाई देता था कि इस घर में हमारे साथ चाची और उसकी बेटी किस तरह से पेश आती हैं। हालांकि अच्छा बिहेवियर तो मुझे सिर्फ अपने चाचा जी का लगता था और मैं चाचा जी की वजह से ही हमेशा खामोश रहती थी। हमसे किसी काम में कोई गलती हो जाती या काम करने में देर हो जाती, तब भी चाची हमें बहुत डांटा करती थी। और दिशा, वो तो जैसे अपने आप को इस घर की मलिका समझती थी, जैसे वो हमें कोई हुक्म दे और हम नौकरानी उसके हुक्म को फ़ौरन मान ले। हम दो बहनें तो बस दो मशीनें थीं जो काम करती थी और इन लोगों को फ़ायदा पहुंचता था। लेकिन आज बहुत ही अजीब बात थी। अदिति मुझे कुछ घबराई घबराई सी लग रही थी। उसके काम करने में वो फुर्ती भी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी, और उसके चेहरे पर अजीब सा डर झलक रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई परेशानी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर उसने सर झटक दिया। कहने लगी कि दीदी, मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन टाइम नहीं था कि मैं उससे और सवाल करती। हम दोनों जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, मगर वो कहीं खोई खोई सी थी। मैंने उससे थोड़ी देर बाद कहा कि अदिति, आखिर क्या बात है? उसने कहा कि दीदी, कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में ही चाची किचन में आ गई और कहने लगी, अरे तुम लोग अभी तक सफाइयाँ ही कर रही हो, खाने की तैयारी करो। रवि आएगा तो उसे सबसे पहले खाना दिया जाएगा। जब तक वो पहुंचेगा दोपहर का टाइम हो जाएगा और तुम लोग इतना आराम आराम से काम कर रही हो। तुम्हें तो टाइम की कोई कदर ही नहीं है। 11 बज चुके हैं और खाना तैयार करने में भी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी हाथ चलाओ। और अदिति, तुम जाओ अपने चाचा के कमरे की सफाई करो जाकर। अदिति ने सर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसके चलने का अंदाज सुस्त था, जैसे किसी बोझ तले दबी हो।
चाची का गुस्सा और काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ नहीं सोच सकी, मगर कहीं न कहीं मेरे दिल में बेचैनी थी। अदिति के सुबह वाले बिहेवियर को देखकर कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, और शायद जब तक समझती बहुत देर हो चुकी होती। आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि चाची के भाई का बेटा रवि लंदन से पढ़कर वापस आ रहा था। वो कुछ दिन यहाँ पर रहने वाला था। क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपनी बुआ के पास रहने के लिए आ जाता था। मगर जब से वो लंदन गया था, तब से अब यहाँ वापस आ रहा था। चाची हमारे साथ बहुत सख्त सुलूक करती थी। लगभग 1 घंटा गुजर गया था और अदिति अभी तक चाचा जी के कमरे की सफाई करके नहीं आई थी। आज से पहले तो उसको कभी इतनी देर नहीं लगी थी, या फिर इससे पहले कभी मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि रोज़ चाचा चाची के कमरे की सफाई वही लगाया करती थी और मैं बाकी के काम देखती थी। अदिति जब चाचा जी के कमरे की सफाई करके वापस आई तो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? तो उसने कहा कि दीदी कुछ नहीं, जल्दी जल्दी काम करो, रवि भैया आते ही होंगे। अगर उनके खाने पीने में हमसे देर हो गई तो चाची हमें बहुत डांटेगी। रवि आ चुका था और हमने उसके लिए हर तरह का खाना तैयार कर दिया था। उसे हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। रवि को ये नहीं पता था कि उसकी बुआ हमारे साथ क्या सुलूक करती है। उसे तो यही पता था कि हम उनकी फैमिली मेंबर हैं। वो कुछ दिन यहाँ रहने वाला था, क्योंकि यहाँ आसपास उसके कुछ दोस्त भी रहते थे। वो उनसे भी मिलने के लिए आया हुआ था। वो दिन तो गुजर गया था। हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि उस दिन हमने सबसे ज़्यादा काम किया था। अगले दिन फिर से चाची जी चिल्लाते हुए कमरे में आई और कहने लगी, अभी तक तुम दोनों बहनें उठी नहीं हो, चलो जल्दी से उठो, और अदिति तुम जाकर अपने चाचा को नाश्ता दे आओ, वो उठ गए हैं। और प्रिया तुम रवि के लिए नाश्ता बनाओ। मैंने कहा जी चाची जी, जबकि अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना हुलिया ठीक करते हुए फ़ौरन ही किचन के लिए रवाना हो गई। हम दोनों ने नाश्ता बनाया और ख़ुद खाली पेट ही दूसरों का नाश्ता लेकर उनके कमरों में चले गए। चाची की बेटी दिशा को भी सब कुछ बिस्तर पर ही चाहिए होता था। सुबह को वो सबसे देर में उठती थी और रात को सबसे देर में सोती थी। रात को वो जागती रहती थी और उसे कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता था। मैंने घर में लगभग सबको नाश्ता करवा दिया था। मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अदिति अभी तक चाचा जी को नाश्ता देकर नहीं आई। आज तो उसे बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो उसे ऊपर गए हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। पता नहीं उसे क्या हो गया। मैंने खुद से कहा, पता नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर दिमाग कह रहा था कि शायद वो किसी दूसरे काम में उलझ गई होगी। इतने में ही चाची की आवाज़ गूंजने लगी। उन्होंने कहा, ये अदिति कहाँ है? मैंने उसे कल ही बता दिया था कि उसे रवि के साथ बाजार जाकर घर का कुछ सामान लेकर आना है। रवि गाड़ी पर जा रहा था तो साथ में उसे भी ले जाता। चाची मुझसे बातें कर रही थी, मगर मैंने खुद को काम में बिजी कर लिया, क्योंकि मैं खुद भी कन्फ्यूज़न में थी कि आखिर अदिति ऊपर से अभी तक क्यों नहीं आई थी। थोड़ी देर हुई तो अदिति अचानक दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह हाँफ रही थी। उसकी सांसें जल्दी जल्दी चल रही थी, जैसे वो कहीं से भागकर आ रही हो। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था और आंखों में एक अनजाना सा दर्द, जैसे कोई भयानक सपना देखकर जागी हो। मैंने कहा, क्या हो गया है? मगर वो कुछ नहीं बोली, बस तेज़ी से अपना दुपट्टा ठीक करती हुई सीधा रवि के कमरे में चली गई थी, क्योंकि उसे रवि के साथ बाजार जाना था। रवि हम दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा था। जब अदिति बाजार से वापस आई तो मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? उसने झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और काम में बिजी हो गई। अगले दिन चाचा जी मेरे पास आए और मुझसे चिल्लाते हुए कहने लगे कि अदिति कहाँ है? 5 मिनट में उसे मेरे कमरे में भेजो। उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे इतने समय में कॉफ़ी चाहिए होती है। मैं चाचा जी के ऐसे बर्ताव पर घबरा गई थी कि वो इस बात पर इतना भी क्यों चिल्ला रहे थे। उस समय अदिति पापा को खाना देने के लिए गई थी। जैसे ही वो आई तो मैंने उससे गुस्से से कहा, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? टाइम से अपना कोई काम क्यों नहीं करती हो? तुम जानती हो कि हमें यहाँ पर रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। अदिति ने खामोशी से चूल्हे पर कॉफ़ी बनाने रख दी और तेज़ तेज़ कदमों से कॉफ़ी बनाने के बाद चाचा जी के कमरे में चली गई। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि अदिति का बिहेवियर मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था
जिससे मैं पता लगा सकती कि आखिर उसे क्या परेशानी है। वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। इधर रवि के साथ मेरी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। रवि अपने ज़्यादातर काम मुझसे ही करवाया करता था और धीरे धीरे उसे ये भी पता चल गया कि हम दोनों बहनों को यहाँ नौकरानी बनाकर रखा जाता है। रवि को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। वो जब से यहाँ आया था, बाहर घूमने जाता था, तब भी छोटी छोटी चीज़ों की तस्वीरें खींचकर लाता था और घर में भी उसे कोई यूनिक चीज़ दिख जाती या फिर कोई अच्छा मोमेंट होता, तब भी वो फ़ोटो लेने पर पीछे नहीं हटता था। उसने हर हसीन पल को अपने कैमरे में कैद किया हुआ था। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि चाचा चाची जी ने दिशा का रिश्ता पक्का कर दिया है, चाचा के किसी दोस्त के बेटे के साथ। हम लोग खुश हुए थे। वैसे तो मैं बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ नौकरानी की हैसियत से रह रहे थे, इसलिए हम सपने भी नहीं देख सकते थे। इधर मेरे पापा को तो बस सारा दिन वो घर से बाहर होते तो नशा करते रहते थे और घर के अंदर रहते तो नशे की हालत में सोते रहते थे। अब मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि अदिति काम बहुत बदलने लगी थी। मतलब मैं ज़्यादातर खाना बनाया करती थी और वो ज़्यादातर सबके कमरों में जाकर साफ़ सफाई करती थी, लेकिन आज उसका कहना था कि दीदी अब से खाना मैं बनाया करूँगी और चाचा, दिशा, रवि भैया के कमरे की सफाई आप करके आया करो, नीचे की सफाई हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ये मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वो कभी भी काम बदलने का नहीं कहती थी। अगला दिन निकला तो फिर से सुबह का नाश्ता लेकर वो चाचा जी के कमरे में चली गई, लेकिन आज भी बहुत टाइम हो गया था। वो अभी तक उनके कमरे से वापस नहीं आई थी। इस बात पर सिर्फ मैं ही ध्यान देती थी कि वो कब चाचा जी के कमरे से आती है और कब जाती है, क्योंकि चाची का ध्यान तो इस बात पर जाता ही नहीं था। वो ज़्यादातर अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती थी। चाचा जी को आज किसी सेमिनार में जाना था और उनके साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए रवि भी जा रहा था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि आज उसे क्या हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आई। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि आखिर अदिति कहाँ है। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाने लगी, अचानक ऊपर से दौड़ती हुई अदिति नीचे आने लगी। मुझे उसकी हालत देखकर ज़ोरदार झटका लगा। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैंने अदिति से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और वहाँ से भाग गई। मैं उसके पीछे गई तो देखा कि वो रो रही थी। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, अरे बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और बिल्कुल खामोश रही। उसका शरीर कांप रहा था। उसी समय मोबाइल बजने लगा, जिस पर चाचा जी का फ़ोन आ रहा था। उन्होंने कहा कि अदिति कहाँ है, उसे ऊपर भेजो, उसने कमरे की सफाई नहीं की है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि फ़ोन बंद हो गया। अदिति ने जल्दी से झाड़ू उठाई और फिर से ऊपर चली गई। अदिति की हालत देखकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि चाचा ने उसके साथ कुछ किया था, मगर नहीं, चाचा जी तो हमारे पिता समान हैं। मैं गलत सोच रही हूँ या फिर कोई और बात है? मैंने फैसला किया कि अब की बार मैं अदिति से सच उगलवाने की कोशिश करूँगी। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं खुद को बार बार बदलने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। अदिति जब इस बार वापस आई तो उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने फिर से उससे सच जानने की कोशिश की, लेकिन वो नज़र झुकाकर खड़ी रही। मैंने उससे कहा, क्या बात है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तुम मुझे बता रही हो या फिर मैं कोई नया तरीका अपनाऊं? उसने कहा कि दीदी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी कंडीशन देखकर साफ साफ नज़र आ रहा है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन उसने तो मुझे फिर भी कुछ नहीं बताया और धीरे धीरे काम में बिजी हो गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैं जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हकीकत इतनी ख़तरनाक होने वाली है। अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब की बार उसकी गर्दन की तरफ मेरी नज़र गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि उसकी गर्दन पर एक निशान था। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया, उसने जल्दी से निशान को दुपट्टे से ढक लिया। मैंने कहा, ये क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि दीदी बस थोड़ी सी चोट लग गई है। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो। मैंने जब उसकी कलाई की तरफ देखा तो उसकी कलाई पर भी निशान थे। ये लड़की आखिर क्या कर रही थी? आखिर मुझसे क्या छुपा रही थी? मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ऊपर जाकर देखूंगी कि आखिर होता क्या है।
अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी, इतने में ही रवि आ गया और कहने लगा, अरे तुम दोनों बहनें यहाँ पर क्या कर रही हो यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है, तुम अदिति को अपने साथ ले जाओ। लेकिन अदिति भी मना करने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। रवि कहने लगा कि इसे क्या हो गया है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया, मेरा दिमाग परेशान था। चाची ने कहा कि रवि के साथ जाकर ग्रॉसरी का कुछ सामान ले आओ। रवि तो पहले से ही बाहर घूमने की जिद कर रहा था, तो फिर मैं उसके साथ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए चली गई। मैं रवि के साथ गाड़ी में बैठी थी, वो मुझसे बातें कर रहा था, मगर मैं पूरी तरह से खामोश थी क्योंकि मेरा ध्यान अदिति पर था। मैं खोई हुई थी। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ खोई हुई हो, क्या तुम अदिति की वजह से परेशान हो। मैंने फौरन ही पलटकर रवि की तरफ देखा और मैं हैरान हुई कि तुम्हें कैसे पता। रवि ने गहरी सांस ली, कहने लगा कि प्रिया, मैं कुछ दिनों से अदिति में बहुत बदलाव महसूस कर रहा था। वो हमेशा चुपचाप रहती है, आज तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। मेरे अंदर डर बढ़ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी हो रही है, मगर उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, तो हमें कुछ करना होगा। मैंने कहा, पहले हमें सच्चाई तो पता चल जाए, मुझे हकीकत जाननी होगी। इसी तरह से सामान लेकर हम लोग घर वापस पहुँचे, तो घर आकर जो नज़ारा मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे हाथ से सारा सामान छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरी सांसें रुक गई थी और एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मैं भागती हुई उसके पास गई, लेकिन जैसे ही मैं झुकने लगी, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे रोक लिया। हमारे पूरे घर में पुलिस मौजूद थी और मेरे पापा एक तरफ खामोश बैठे हुए थे। चाचा चाची का भी कुछ यही हाल था, बल्कि चाचा जी तो जख्मी हालत में बैठे हुए थे। मैंने रोते हुए कहा कि ये सब क्या हुआ। हमारे घर की रखवाली करने वाला चौकीदार कहने लगा कि चोर आए थे, उन्होंने मुझे बांध दिया और उसके बाद घर के अंदर चले गए, अदिति के साथ बदसलूकी की और उसे मार दिया। ये सब देखकर तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं पापा के पास गई और पापा से कहने लगी कि पापा, आपको तो कुछ पता होगा ना। लेकिन पापा भी खामोश बैठे हुए थे। हाँ, उनकी आंखों में अपनी बेटी के मरने का डर था। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, मेरी बहन को कोई चोर नहीं मार सकता, ये किसी और का काम है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरे सामने मेरी बहन अदिति की लाश पड़ी हुई थी और मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे पता था कि ये कोई मामूली सी बात नहीं थी, कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है मेरी बहन के साथ। अब मुझे कुछ भी करके सच जानना था। मैं ज़मीन पर बैठकर सर पकड़ चुकी थी। अपनी बहन के मरने का दुख इतना ज़्यादा था कि रो रो कर मैं बेहाल हो गई थी। मेरी बहन मुर्दा मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर सफ़ेद चादर डाल दी। मेरे कानों में लोगों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे सब कुछ धुंधला सा हो गया हो। चाचा जी जख्मी हालत में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी, जबकि घर के सारे लोग हैरान खड़े हुए थे। सबने कहा कि घर में लूटमार हुई है, अदिति ने चोरों को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने उस पर वार कर दिया। मैंने सर उठाया और अपने चाचा जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी, जैसे वो खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हों। मैंने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बराबर में खड़ा हुआ रवि मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मेरी बहन के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, उसको जानबूझकर मारा गया है, उसे किसी चोर ने नहीं मारा है। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगे, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है या तुम कुछ जानती हो। मुझे पता नहीं क्यों अपने चाचा जी पर शक हो रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं उन्हें झंझोड़ कर पूछूं कि इस सब में आपका हाथ है, लेकिन कैसे। मुझे सब लोग बिना सबूत के बदनाम कर सकते थे। पुलिस मेरी बहन को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और फिर उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। पापा ने कहा कि उस समय मैं सो रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि अदिति के साथ घर में क्या हुआ। मैं और रवि घर से बाहर थे। चाची जी सेमिनार में गई हुई थी, तो फिर घर में कौन था, चाचा जी, इसलिए मेरा शक उन पर जा रहा था। चाची ने तसल्ली दिलाई कि आरोपी कौन है उसे पुलिस जल्द ही ढूंढ निकालेगी, तुम रोना बंद करो। मैंने चाची को भी यही बताने की कोशिश की कि मेरी बहन को चोरों ने नहीं मारा, बल्कि उसके साथ कोई सोची समझी साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि अदिति, तुम अभी सदमे में हो, ऐसी बातें मत करो जिनका कोई मतलब न हो और ना ही कोई सबूत हो। मैंने चाची को चैलेंज किया और कहा, अगर मुझे सबूत मिल गया तो। वो 1 मिनट के लिए खामोश हो गई और कहने लगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखते हैं कि क्या होता है। मैं काफ़ी समय तक वहीं बैठी रही थी और अपनी बहन को याद करती रही।
पापा भी मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मैंने पापा को झटक दिया। अगर वो सावधान रहते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। ये सब उनकी लापरवाही का नतीजा था। जिस दिन से वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी बेटियों पर नज़र रखना ही छोड़ दिया था। वो तो अपने नशे में लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद जिंदगी फिर से रूटीन पर आ गई। मैं घर के कामों में पहले की तरह लगी रही, लेकिन अब मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाने वाली मेरी बहन नहीं थी। अब इतने बड़े घर का काम और सब लोगों के लिए खाना मुझे अकेले ही बनाना था। जिस दिन से मेरी बहन की मौत हुई थी, मैंने नोटिस किया था कि चाचा जी अब ज़्यादातर चाची के साथ रहने लगे थे। हालांकि पहले वो ज़्यादातर अपने कमरे में होते थे और काम भी अपने कमरे में ही बैठकर किया करते थे। अब जबकि घर का एक एक काम मुझ पर आ चुका था, इसलिए एक दिन मैं चाचा जी के कमरे की सफाई करने के लिए चली गई। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया। चाचा जी के कमरे की सफाई कर रही थी जब अचानक मेरी नज़र खिड़की में छुपे हुए हैंडीकैम पर गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये कैमरा तो रवि का था, मगर यहाँ पर क्या कर रहा था? मैंने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसे ऑन किया। जैसे ही वीडियो खुली, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। स्क्रीन पर मेरी बहन की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो सबूत थी कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। अब मुझे पता चल गया था कि ये सब कुछ मेरी बहन के साथ किसने किया था। ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी थे। मेरी बहन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने जल्दी से कैमरा छुपा लिया। अब मेरे पास सबूत था। अब मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलवा सकती थी। मैंने जैसे ही बेडशीट चेंज करने के लिए पुरानी चादर हटाई, तो मैट्रेस पर अजीब से निशान थे जो इस बात का सबूत दे रहे थे कि मेरी बहन के साथ गलत इसी कमरे में हुआ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने जल्दी से एक एक सबूत की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और फिर बेड के नीचे झाड़ू निकाली तो कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ निकल आईं। ये मेरी बहन की चूड़ियाँ थी। उसे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि यहाँ मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। मैं सब जान चुकी थी। मैंने वो चूड़ियाँ उठाकर जैसे ही अपने पास रखी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कमरे के अंदर चाचा जी आए थे। उनको देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन ही कैमरे को ऑफ करके धीमे से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे पैर से बेड के नीचे छुपा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब मैं अकेली थी और मैं जानती थी कि उन्होंने मेरी बहन के साथ क्या किया। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, तो वो मुझे भी ख़त्म कर देंगे। मैं सीधी खड़ी रही। चाचा जी अंदर आए। पहले तो वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे और कहने लगे कि सफाई करने में इतना टाइम लगता है, क्या कर रही हो यहाँ इतनी फुर्सत से। मेरे एक हाथ में अदिति की चूड़ियाँ थीं। उनको मैंने मजबूती से पकड़ लिया और सोच लिया कि अब मैं ये खेल ख़त्म करके ही रहूँगी। मैंने कहा, मैं तो बस सफाई कर रही थी। फिर उन्होंने मेरी बंद मुट्ठी देख ली और मेरा हाथ पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। उन्होंने कहा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, अपनी मुट्ठी खोलो। मैंने कहा, चाचा जी प्लीज़ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खोलकर देख लिया और कहने लगे कि ओ तुम समझ गई हो। उन्होंने मेरा मुंह दबोच लिया और कहने लगे कि मेरी जासूसी करने के लिए आई हो तो तुम सब कुछ जान गई हो। मैंने कहा कि चाचा जी, आपने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपसे अपना बदला लेकर रहूँगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। चाचा जी कहने लगे, अब जब तुम सारी सच्चाई जान गई हो तो फिर मुझे तुम्हारा भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चाचा जी ने जल्दी से मेरा मुंह दबोचने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वो मेरा मुंह दबोच रहे थे। मैंने कहा, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, चाचा जी मुझे छोड़िए। उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने तेरी बहन के साथ किया, अब वही सब कुछ तेरे साथ भी करने का समय आ गया। चाचा जी मुझे दबोचकर अपने साथ कमरे में ही अटैच स्टडी रूम में लेकर चले गए। जाने के बाद उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाकर मजबूती से बांध दिया और मेरे मुंह पर भी टेप लगा दिया। मैंने हर तरह से उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं कमज़ोर थी, वो मजबूत थे। मैं नाकामयाब रही। चाचा जी स्टडी रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुके थे और मैं वहाँ फूट फूट कर रो रही थी। अब मैं सोच रही थी कि चाचा जी मेरे बारे में भी किसी को कोई कहानी सुना देंगे और फिर इस तरह से मैं अपनी बहन की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लेकर आऊँगी। मैं मजबूर हो गई थी। चाचा जी ने मुझे कैद कर लिया था। घर में सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि चाचा जी के स्टडी रूम में उनके अलावा कोई भी नहीं आता, इसलिए मुझे यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं आ सकता था। चाचा जी को जल्दी थी, इसीलिए वो इस समय मुझे बांधकर चले गए थे, मगर मुझे पता था कि वो वापस ज़रूर आएंगे।
मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत मजबूती से बांधा गया था। मुझे लगता था कि अब मैं भी अदिति की तरह मारी जाऊंगी। रात का समय हुआ। जब चाचा जी अपने स्टडी रूम के अंदर आए, दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक तेज़ धारदार चाकू था। वो मेरे करीब आ गए। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा मुंह बंद था और मैंने रोना शुरू कर दिया। चाचा जी कहने लगे कि मैं इसी तरह खामोशी से तुझे भी मार दूंगा, लेकिन तुझे मारने के लिए मुझे तेरी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब से तुम दोनों बहनें यहाँ आई हो, मेरा दिल तेरी बहन पर आ गया था। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो भले ही मेरी भतीजी है, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसीलिए मैंने धीरे धीरे उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मेरे कमरे में काम करने के लिए आती थी और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती किया करता था। उसने अपना मुंह खोलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी बहन बहुत सीधी थी, उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला, मगर तुम बड़ी चालाक लड़की हो। तुमने सच्चाई का पता बहुत जल्दी लगा लिया। उस दिन मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। शायद वो मेरे अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वो मुझे धोखा देकर घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और वापस मेरे हवाले कर दिया। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन उसने मुझ पर वार करने की कोशिश की। उसके हाथ में कैंची आ गई थी। मैंने वही कैंची लेकर उस पर मार दी और उसे जान से मार दिया। लेकिन तुम्हारी चाची आ गई और वहाँ उसने घबराकर पुलिस को बुला लिया। हालांकि तुम्हारी चाची के आने से पहले ही मैंने सारे सबूत गायब कर दिए थे और पूरी कहानी तुम्हारी चाची को सुना दी। वही कहानी तुम्हारी चाची ने पुलिस को सुना दी। रही पुलिस की बात, तो जो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आया था उसे भी मैंने पैसे भर दिए। वो भी अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। तुम्हारी बहन तो मर चुकी है और तुम्हें अब मैं मार दूंगा। रही तुम्हारे बाप की बात, तो उसको तो मैं पहले ही नशे की लत में उतार चुका हूँ। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी दिन उसकी मौत हो जाएगी और तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओगे। मैंने दिशा को भी कुछ दिनों के लिए उसकी मासी के यहाँ पर भेज दिया है, ताकि तुम लोगों का बुरा असर मेरी बेटी पर न पड़े। लेकिन अब जब तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा तो इस बड़े से घर को मुझे टुकड़ों में बांटना नहीं पड़ेगा। ये पूरा घर खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। चाचा जी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और अब मुझे समझ आया था कि चाचा जी ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करना क्यों शुरू किया था। और मेरे पापा को भी नशे में उतारने वाले वही इंसान थे। उन्होंने हमसे अपने संबंध इसीलिए मजबूत किए थे ताकि इस घर के बंटवारे न हो सकें और ये पूरा का पूरा घर उनका हो जाए। चाचा जी ने कहा कि बस अब मैं और देर नहीं लगाऊंगा। उन्होंने फ़ौरन ही चाकू मेरी गर्दन से लगा दिया। मैं हिलने की कोशिश कर रही थी और मैंने आंखें बंद कर ली थी और सोच लिया था कि अब मैं भी इस दुनिया से जाने वाली हूँ। लेकिन अचानक ही कुछ हलचल हुई, ऐसा जैसे यहाँ कोई आ रहा है। चाचा जी घबरा गए। उनका ध्यान दरवाजे पर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पुलिस स्टडी रूम के दरवाजे के अंदर आई थी। पुलिस ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था कि मुझे चाचा जी ने किस तरह से कुर्सी से बांध कर रखा और उनके हाथ में चाकू है। पुलिस ने उन्हें फ़ौरन हिरासत में ले लिया और चाचा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि मुझे छोड़ दो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मगर मैं हैरान थी कि पुलिस को लेकर कौन आया था। पुलिस को लाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रवि था। रवि ने जल्दी से मुझे खोला और कहने लगा कि अब तुम फिक्र मत करो प्रिया, अदिति का अपराधी पकड़ा गया। मैंने कहा कि तुमने ये सब कैसे किया, तो उसने बताया कि ये सब कुछ मैंने अपने कैमरे की वजह से किया। दरअसल मुझे फूफा जी पर काफ़ी समय से शक था, क्योंकि जब जब अदिति फूफा जी के कमरे में आई थी तब बहुत घबराई हुई होती थी। मैंने सोचा कि आखिर कमरे के अंदर क्या होता है, इसलिए मैंने अपना हैंडीकैप वहाँ पर ऑन करके खिड़की के पास रख दिया था, लेकिन मुझे उसे दोबारा निकालने का मौका नहीं मिला। फिर चाचा जी ने बताया कि तुम अचानक से लापता हो गई हो, मगर तुम कहाँ चली गई थी? कल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे याद आया कि मुझे अपना हैंडीकैप भी फूफा जी के कमरे से ले लेना चाहिए। जब मैं यहाँ आया तो मुझे उनके कमरे में कहीं पर भी अपना कैमरा नहीं मिल रहा था। मैंने हर तरफ उसे ढूंढ लिया था, मगर जैसे ही मेरी नज़र बेड के नीचे गई तो वो वहाँ पर रखा हुआ था और ऑन था। उसमें भले ही तुम्हारा और फूफा जी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर तुम दोनों के पैर दिखाई दे रहे थे और तुम लोगों की आवाज़ भी उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। मैंने फ़ौरन ही उसे उठाया और जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि उसमें फूफा जी और तुम्हारी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आ गई थी। मैं फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन के बड़े पुलिस ऑफिसर के पास लेकर गया। फिर हमें पता चला कि हो ना हो
तुम्हें भी अगवा किया गया है। मगर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा कैमरा बेड के नीचे क्या कर रहा था। मैंने तो उसे खिड़की के पास छुपाया था। मैंने रवि को बताया कि ये सब मैंने किया था, क्योंकि मैं चाचा जी के हाथ वो कैमरा नहीं लगने देना चाहती थी। लेकिन चाचा जी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कैद कर लिया। वहाँ पर चाची जी भी मौजूद थी। अपने पति की हकीकत उनके सामने आ गई थी। जो पुलिस इंस्पेक्टर चाचा जी के साथ मिला हुआ था, उसे भी हिरासत में लिया गया था और फिर ईमानदार पुलिस ऑफिसर के हाथ में ये केस आ गया था। मैंने पुलिस को चाचा जी के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बहन का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी छुपा दी गई थी। लेकिन जब पुलिस के साथ भी सख्ती की गई तो उसकी पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट हमारे सामने खुलकर आ गई थी, जिसमें ये बात क्लियर थी कि चाचा जी काफ़ी लंबे समय से उसके साथ गलत करते आ रहे थे। और फिर चाचा जी के साथ सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस सब में मेरा साथ रवि ने दिया था। चाची बहुत शर्मिंदा थी कि उनके पति इस हद तक जा सकता है कि अपनी ही भतीजी के साथ वो काफ़ी समय से गलत करते आ रहे थे। उन्होंने रिश्तों को तार तार कर दिया था। चाची को ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि ये घर चाचा और चाची मेरे पापा से एक न एक दिन अपने नाम करवाना चाहते थे और मेरे पापा को नशे में डालकर इस दुनिया से भेजना चाहते थे। उनका रास्ता साफ हो जाता, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। मगर चाची को चाचा की गंदी नीयत के बारे में नहीं पता था। चाची अपने पति की हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी और उन्होंने खुद ही पुलिस से कहा था कि मेरे पति को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब चाचा जी के बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनको उनके किए की सज़ा मिल गई। चाची जी बहुत शर्मिंदा हुई थी। मेरे पापा भी बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने भाई पर भरोसा किया। उन्हें अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब उनको लगता था कि उनका भाई कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान है। पापा ने मुझसे वादा किया और कहा कि बेटा, अब मैं आइंदा किसी दूसरों की बातों में नहीं आऊँगा, हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखूँगा। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। अब पापा मेरा क्या ख्याल रखेंगे? उनकी लापरवाही की वजह से मेरी एक बहन तो जा चुकी है। चाचा जी के जाने के बाद चाची अकेली रह गईं। उन्होंने दिशा की शादी कर दी, लेकिन वो हमेशा शर्मिंदा रहती थी। इसलिए उन्होंने अपने और चाचा जी के नाम का हिस्सा बेचकर उसके पैसे अनाथ आश्रम में दे दिए, जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए पैसा पहुंच गया था। चाची जी को लगा कि ऐसा करके वो मेरी बहन की आत्मा को शांति पहुंचा सकती है, क्योंकि वो अपने पति पर बहुत भरोसा करती थी और उनके पति ने उनका भरोसा तोड़ दिया। चाची काफ़ी हद तक बदल गई। रवि ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि बेटा, रवि बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह मेरी शादी रवि के साथ हो गई। मैं अब उसके साथ रहती हूँ। लेकिन जब भी मुझे चाचा जी की हकीकत याद आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो उनकी बेटी समान थी। क्या भला किसी चाचा को अपनी भतीजी के साथ ऐसा करना चाहिए? कुछ लोग रिश्तों की अहमियत नहीं जानते। कुछ लोग रिश्तों को तार तार बड़ी आसानी से कर देते हैं। आप हमें बताइए कि ऐसे लोगों को आसानी से माफ़ करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।